वेलकम एवरीवन। तो पहले तो मैंने सोचा था कि यूनिट वन का डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि यूनिट वन काफ़ी इजी होने वाला है। उसमें मेनली मैंने सोचा था एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड्स ही इम्पोर्टेंट है। देन फिर मैंने देखा क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक मैं आपको दिखाता हूँ। इट्स लाइक क्वेश्चन बैंक में अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 12 तक जो कुछ सारे क्वेश्चन है तुम्हारे यूनिट वन के ऊपर है। और तुम सरप्राइज हो जाओगे कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस का जो टॉपिक है ना, वो हमारे सिलेबस में है। मीन्स ये जो क्वेश्चन बैंक है एक तरीके का सिलेबस ही है जिसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड है। तो या तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि सिलेबस पूरा करें, या दूसरा कर सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक करें। दोनों ही अगर ढंग से कर लोगे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन बैंक को देखते हुए मैंने सोचा कि नहीं, फर्स्ट यूनिट भी करना चाहिए, क्योंकि इतना लाइटली नहीं ले सकते। ऑल्दो द इम्पॉर्टेंट पार्ट is that I have already told you that this one algorithm, that they can ask you to write some algorithm or flow chart, to draw the flow chart or to write the pseudocode. बट इफ़ हमारी किस्मत खराब हुई तो इन सब पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कुछ अच्छी चीज़ नहीं होने वाली है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा अगर पूछ लेंगे तुमसे टॉप डाउन डिज़ाइन अप्रोच या बॉटम डाउन डिज़ाइन अप्रोच, शायद तुम्हें ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। तो इसके बारे में एक बार ऊपर ऊपर से आइडिया लेना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ एक बेसिक्स ऑफ पाइथन है, उसमें हिस्ट्री वगैरह, प्रोग्राम पैराडिज्म, इसको क्या प्रोनाउंशिएट करते हैं, पैराडाइम, हाँ प्रोग्राम, हाँ प्रोग्राम पैराडाइम प्रोनाउंशिएट करते हैं। और फीचर ऑफ ऊप्स, एप्लीकेशन ऑफ पाइथन लैंग्वेज। तो ये सब भी हमें ऊपर ऊपर से देख के चलना पड़ेगा, यही मान के चलो कि इतना हम लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक यूनिट का सेम वेटेज है। मतलब 1/5 वेटेज तो इसका भी है पूरे एंड सेम में, तो इसको भी एक तरीके से हमें करना पड़ेगा ढंग से। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बैंक है, और ये मैंने जो बनाया है क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस लिए हैं, और मैंने इसके सॉल्यूशंस कहाँ से लिए हैं देखो, सब मैं बता देता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस तो हमारे क्वेश्चन बैंक है, और ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये मैम ने ही पीपीटी भेजी है, उसी को मैंने कॉपी पेस्ट करके और थोड़ा रिफाइंड करके विद एग्जांपल्स मैंने ये नोट्स बनाए हैं। मतलब नोट्स तो क्या, कॉपी पेस्ट ही किया है। तो देख लो, फिर भी एक एक जगह पे मैंने सारे सब कुछ क्लब कर रखा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्योंकि जो भी है पाइथन सीख रहे हैं, एंड में हम एक मतलब या तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सीख रहे हैं, या किसी के लिए भी तो समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम, व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम का एक ही डेफिनेशन है, प्रॉब्लम वो है जिसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम इज़ अ कंडीशन, इशू और सिचुएशन दैट रिक्वायर यूनिक सॉल्यूशन। मतलब प्रॉब्लम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें तुम्हें एक यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। हाँ, बहुत अजीब सी डेफिनेशन है, बट क्या, यही सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्या है, थ्योरी है ना। तो इट इज़ अ सिचुएशन विच मस्ट बी ओवरकम बाय फाइंडिंग आउट अप्रोप्रिएट एप्लीकेबल सॉल्यूशन और बाय अचीविंग एक्सपेक्टेड गोल। तो ठीक है, जो तुम्हारा प्रॉब्लम है और तुम्हारा जो एक्सपेक्टेड गोल है, वहाँ तक पहुँचना ही एक मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आता है, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम तुमसे पूछेगा तो डिफाइन कर देना, इट इज़ अ कंडीशन वेयर वी रिक्वायर्ड यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इट। तो ये प्रॉब्लम हो गया। और नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो इसको ये भी ऊपर से देख लो कि प्रॉब्लम्स के टाइप क्या हो सकते हैं। एक तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है जिसमें सब कुछ स्टेटमेंट क्लियर है, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव गोल्स क्लियर है, कैसे करना है तुम्हें वो सब क्लियर है, ऑपरेशंस क्लियर, क्लियर स्टार्ट, क्लियर गोल, नोन ऑपरेशंस, ओके। कंप्यूट सम ऑफ टू नंबर, एक एग्जांपल दे रखा है, मतलब तुम्हें सब कुछ पता है कि सम दो नंबर का सम दो नंबर दे रखा है, तुम्हें कैसे ऐड कैसे करना है वो भी पता है, और तुम्हें सॉल्यूशन भी पता है। तो ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। अब देखो, एक इल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या है, इसका मतलब गोल वेग ही क्लियर, गोल वेग हो, मतलब गोल ही क्लियर नहीं हो, ठीक है।
और ऑपरेशंस भी तुम्हें पता नहीं कि कौन सा ऑपरेशंस लगाने कि जो तुम्हें सॉल्यूशन मिले जिससे। जैसे देखो, डिज़ाइन अ कंफर्टेबल क्लासरूम। अब ये कंफर्टेबल वर्ड तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है ना, किसी के लिए कुछ कंफर्टेबल है, किसी के लिए एसी भी कंफर्टेबल है, किसी के लिए कूलर भी कंफर्टेबल है, किसी के लिए फ़ैन भी कंफर्टेबल है। तो यू कांट से, मतलब इट्स एग्जांपल ऑफ इल डिफाइंड प्रॉब्लम, ओके। और एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय अ स्टेप वाइज प्रोसीजर। तो जो एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स होती है तो उसका उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि तुम यू फॉलो सर्टेन स्टेप्स एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स होती है। जो एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स होती है ना, यही हमारी मेन प्रॉब्लम्स होती है जो हम सॉल्व कर रहे होते हैं पूरे पाइथन में, ठीक है। मतलब हम कुछ सर्टेन स्टेप्स फॉलो करते हैं ना, तभी जाके हमें आंसर मिलता है, तो उसको ही एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ओके। एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इसमें क्या है कि बेस्ट सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं। बेस्ट सोल्यूशन से मतलब है कि इट कैन बी लेस लाइन ऑफ कोड्स, मतलब जो तुम्हारा सोल्यूशन है वो सबसे कम नंबर ऑफ कोड्स में तुमने लिखा हो, तो ये इसको बोल सकते हैं कि तुमने अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ कर दिया, ठीक है। मतलब एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन था, उसको ऑप्टिमाइज़ करके छोटा बना दिया। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब बड़े बड़े सॉल्यूशंस है उसको तुम्हें छोटा करना है, ठीक है। एक डिसीजन प्रॉब्लम्स होता है जिसमें तुम्हें बस डिसाइड करना होता है या उसमें यस होगा या नो होगा, ओके। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम वो था जिसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। अब प्रॉब्लम के टाइप्स क्या होते हैं, वेल डिफाइंड, इल डिफाइंड, एल्गोरिथमिक, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन प्रॉब्लम्स, ओके। पांचों क्लियर है, ऑल क्लियर। तो इसके अगले सब क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया, एंड स्टेप्स टू सॉल्व दी प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो स्टेप्स क्या हो जाएंगे, देखो अंडरस्टैंडिंग एंड डिफाइनिंग दी प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप है हमारा कि तुम प्रॉब्लम को अच्छे से समझो और उसको डिफाइन कर लो। फिर दूसरा स्टेप है कि एनालाइज करो प्रॉब्लम को, कि तुम्हें प्रॉब्लम मिल गया है तो उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या क्या टूल्स चाहिए, है ना। तो उसको बोलते हैं एनालाइजिंग दी प्रॉब्लम, ओके। दूसरा क्या है कि अब तुम्हें पता चल गया, टूल्स मिल गया, तुम्हें सब कुछ मिल गया, तो तुम प्रॉब्लम डिज़ाइन करो, ठीक है। तो थर्ड स्टेप इज़ आर डिज़ाइनिंग द प्रॉब्लम, एंड फोर्थ स्टेप इज़ इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन। जो भी तुम्हें प्रॉब्लम मिला है या तुमने सॉल्यूशन बनाया उसमें वैल्यूज डालो और उससे तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं। तो जो हमारा फिफ्थ स्टेप है कि टेस्टिंग एंड डिबगिंग। और उसके बाद जो तुम्हारा रिजल्ट है वो तुम्हारा एक्सपेक्टेड से कितना सही है कितना गलत है, तो उसको इवेल्युएटिंग दी, मतलब बहुत बेसिक है। एंड मतलब इट्स लाइक जनरल नॉलेज टाइप का ही है क्वेश्चन, कि तुम प्रॉब्लम मिल गया है तो उसको पहले अंडरस्टैंड करो, एनालाइज करो, फिर उसका सॉल्यूशन डिज़ाइन करो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर उसको टेस्ट करो, देन उसको इवेल्युएट करो। तो इसके 6 स्टेप्स हैं, उसको अच्छे से याद कर लो और ये तुमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स मतलब तुम्हें कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग करते टाइम, ठीक है। अब इसके नीचे आने वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, इन दोनों को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। इसको ये थोड़ी अलग चीज़ है, ये स्ट्रेटेजीज के ऊपर फोकस करती है। ऊपर जो थे वो एक मतलब जनरल स्टेप्स थे जो तुम्हें फॉलो करने चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स तो जनरल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज जो होंगी वो जनरल नहीं होंगे। वो तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू योर नीड्स यू कैन टेक एनी ऑफ दिस फोर, मतलब एनी ऑफ दिस वन स्ट्रेटेजी आउट ऑफ फोर, ओके। पहला वाला देखो कौन सी स्ट्रेटेजी है, डिवाइड एंड कंकर। इसमें क्या है कि बड़े तुम्हारा कोई बड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको तुम छोटे छोटे प्रॉब्लम से डिवाइड कर रहे हो जब तक वो मतलब सॉल्व नहीं हो जा रहा। मतलब कोई बड़ा सा प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा, उसको छोटे पार्ट में करो। और वो छोटा पार्ट भी नहीं करो हो रहा सॉल्व, उसको और छोटे पार्ट में करो। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में डिवाइड करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं डिवाइड एंड कनकर। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल है क्लीनिंग अ हाउस बाय रूम। मतलब एक बहुत बड़ा तुम्हारे पास हाउस है, उसको तुम क्लीन करना चाहते हो, तो तुम पहले छोटे छोटे रूम से स्टार्ट करोगे, तब जाके तुम्हारा जो पूरा हाउस है वो क्लीन हो जाएगा, है ना। तो दूसरा है मर्ज सोल्यूशन। मर्ज सोल्यूशन में क्या है कि तुम पहले ही इसमें मतलब जो तुम्हें सॉल्यूशन ढूंढना है ना, तो तुम पहले ही छोटे छोटे पार्ट से छोटे छोटे पार्ट्स
को सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। उसमें क्या है देखो, व्हेन सब प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा क्या है कि तुम छोटे छोटे पार्ट्स सॉल्व कर रहे होते हो, और वो जो छोटे छोटे पार्ट है वो सॉल्यूशन का कुछ पार्ट सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब तुम उन सब प्रॉब्लम्स को, छोटे प्रॉब्लम्स को कंबाइन करोगे, तो एक मतलब जो तुम्हारा जो मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। इसका एग्जांपल देखो, कंप्यूट स्टैटिस्टिक्स पर क्लास एंड देन मर्ज टू गेट स्कूल टोटल। देखो, अगर तुम्हें मान लो कि क्लास में निकालना है कि मतलब पूरे स्कूल का निकालना है कि कितने बच्चे फेल हुए हैं, तो तुम पहले क्लास का निकालोगे, फिर उस क्लास का निकाल के फिर सारी क्लास का मर्ज कर लोगे, तब पूरे स्कूल का टोटल मिल जाएगा कि पूरे स्कूल में कितने फेल हुए हैं, ठीक है। तुम इसको डिवाइड एंड कनकर और मर्ज सोल्यूशन को थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग सा है कि मतलब बहुत सिमिलर है। दोनों में तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बाद में मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसमें स्लाइड डिफरेंस देख लो, डिवाइड एंड कनकर में क्या है कि बड़े प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बड़े प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में करके सॉल्व कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि लास्ट में क्लब कर रहे हैं जो सोल्यूशन है। लेकिन मर्ज सोल्यूशन में देखो, पहले ही तुम छोटे पार्ट से स्टार्ट कर रहे हो, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो। यही डिफरेंस है, बहुत छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। इसको तुम्हें कैच करना पड़ेगा कि डिवाइड एंड कंपेयर में पहले ही तुम बिग प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हो, और मर्ज सोल्यूशन में तुम पहले ही छोटे प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हो, फिर जाके छोटे प्रॉब्लम से तुम बड़े प्रॉब्लम पे जाते हो, जब तुम सारे सॉल्यूशन क्लब कर देते हो, ओके। तो ये छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस था, इस पर कंफ्यूज ज़्यादा मत होना। जो भी यहाँ पे दिया है, या तो इसको बस मग इट अप एंड एग्ज़ाम में जाके लिख देना, और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इसका। अब तीसरा देखो, बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच। इसमें बिल्डिंग ब्लॉक से एक ही मतलब है कि तुम फंक्शंस बना के, मतलब फंक्शंस बना के प्रॉब्लम को सॉल्व करो। फंक्शंस तुम्हें पता होंगे पाइथन में, कि अगर तुम्हें एक सेट ऑफ कोड्स है, वो बार बार तुम्हें रिपीट हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे तुम्हें किसी नंबर का पता करना, ऑड या इवन है, तो उसको तुम उसका तुम फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। और उसमें अगर तुम नंबर डालोगे तो वो तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा, या ऑड या इवन है। तुम्हें बार बार कोड लिख के बार बार अलग से नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको बोलते हैं एक फंक्शनल अप्रोच बोलते हैं, कि मतलब तुम फंक्शन बना के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो इसका जो नाम है वो बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच है। जैसे एग्जांपल देख लो, इस पर कौन कौन से इनपुट एक फंक्शन हो गया, कंप्यूट टैक्स प्रिंट इनवॉइस, ये सब तुम फंक्शन बना सकते हो कुछ से। इनपुट तुम्हें पता है कि ये एक बिल्ड इन फंक्शन है, बाकी ये सब जो है मतलब यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोल सकते हो तुम। और थर्ड एंड लास्ट, एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी एक स्ट्रेटेजी है जिसमें तुम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, बस यही है इसमें। एल्गोरिदम मतलब तुम समझ लेना कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चार स्ट्रेटेजीज पढ़ ली हमने। हमने स्टेप्स पढ़ लिए, जनरल स्टेप्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमने प्रॉब्लम पढ़ लिया, और प्रॉब्लम्स के टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। और तुम्हें जान के खुशी होगी कि अभी 13 मिनट हुए हैं, और हमने काफ़ी सारा पार्ट तो नहीं, बट या प्रॉब्लम यहाँ तक हमने कवर कर लिया, ठीक है। और ये भी देख लो तुम साथ साथ कि मैं क्वेश्चन बैंक में से मैंने क्वेश्चन लिए कि नहीं, देख लो। ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ प्रॉब्लम, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एंड स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये हमने कवर कर लिया, ठीक है। और स्टेट 6 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप, ये भी हमने कवर कर लिया। स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज इन डिटेल, ये भी हमने कवर कर लिया। मतलब 3 क्वेश्चन भी हमने कर लिए। एंड या अब टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट समझते, ठीक है। कि क्या था, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग पैरा, क्या था, मैं फिर से भूल गया इसको, प्रोनाउंसिएशन। पैराडाइम, पैराडाइम, हाँ। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग पैराडाइम, इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो, प्रोग्रामिंग पैराडाइम, अगर मैंने खोल रखा हो नोट्स, या मैम के नोट्स देखते हैं। मैम को भी क्रेडिट देना चाहिए भाई, आखिर मैम से मैंने सारे नोट्स छुपाए। तो देखो कहाँ गया है ये वाला स्लाइड। सब 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 सब, या मिल गया। तो देख लो पहले, प्रोग्रामिंग पैराडाइम को समझ लो, फिर समझते हैं क्या है पाइथन एज मल्टी पैराडाइम। देखो पाइथन को क्या बोलते हैं, एक मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज।
ये भी एक पाइथन का फीचर है। मतलब तुम्हें एक क्वेश्चन बनता है पाइथन पे, व्हाट आर दी फीचर ऑफ पाइथन, उसमें तुम ये डाल सकते हो कि पाइथन इज अ मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज। ओके, सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग स्टाइल। पैराडाइम का मतलब यही है कि मतलब जब तुम प्रोग्राम कर रहे हो तो तुम उसको बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो। एक मतलब फिक्स तरीका नहीं है कि तुम्हें वही फॉलो करके तुम्हें सॉल्यूशन निकालना है। तो यही पाइथन का मतलब फ़ायदा है कि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। ओके, यूज इन वेरियस डोमेन, एआई वेब, ये पाइथन का एप्लीकेशन है। ओके, एआई में यूज़ कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट में, ऑटोमेशन एंड रिसर्च। ओके, तो आप समझते हैं कि कौन कौन से मतलब हमने सुना कि मतलब काफ़ी सारे स्टाइल्स है प्रोग्रामिंग को, मतलब प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें से 4 पैराडाइम है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पैराडाइम है, होप तुम्हें ये सब क्लियरली विजिबल हो। तो फर्स्ट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बेस्ड यूजेस फंक्शन एंड प्रोसीजर, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोग्राम्स। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, फंक्शंस को यूज़ करते हैं जिससे एंड प्रोसीजर सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, सुटेबल फॉर, मतलब छोटे प्रोग्राम्स के लिए क्या सिंपल सा है कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं और फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो ये आता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में। आई गेस तुमको अच्छे से ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, लेकिन समझ लो कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में तुम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस तुम प्रोग्राम प्रोग्राम के थ्रू दे रहे हो। ठीक है, ओके। अब ऊप्स का देख लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये तो पूरा का पूरा हमारा 5th यूनिट है। ऊप्स में क्या होता है, तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो, क्लासेस बनाते हो, और इन ये सब चीज़ें होती है। तुमने पढ़ा होगा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें होती हैं। देखो, क्लासेस और ऑब्जेक्ट बनाने का क्या फ़ायदा है, ये हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये भी एक तरीका है प्रोग्राम पैराडाइम के अंदर। मतलब एक तो पहला हमने प्रोसीजर प्रोग्रामिंग पढ़ा। ठीक है, तो दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए कि तुम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बना के प्रोग्राम को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड सपोर्ट एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो तीनों टर्म्स है ना, थोड़ी बड़ी बड़ी। ठीक है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, चिंता मत करो ऊप्स में, लेकिन अभी नहीं। लेकिन ये याद कर लो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेंगे तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में। तीसरा हो गया फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या हो गया, मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फंक्शन भी हमारा एक पूरा चैप्टर है। ठीक है, उसमें क्या है कि फंक्शंस बना बना के प्रोग्राम को सॉल्व करो। ठीक है, जैसे ये देखो, मैप हो गया, फिल्टर हो गया, रिड्यूस, ये सब एग्जांपल्स हैं फंक्शन के। ठीक है, जो लैम्बडा फंक्शंस के अंदर आते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, स्क्रिप्टिंग पैराडाइम, यूज फॉर ऑटोमेशन, सिंपल सिंटैक्स, फास्ट डेवलपमेंट, यूज इन वेब एंड सिस्टम स्क्रिप्टिंग। तो स्क्रिप्टिंग पैराडाइम का एग्जांपल दे रखा है हमें कि ये ऑटोमेशन में यूज़ होता है। सिंपल, इसका जो सिंटैक्स होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, और डेवलपमेंट में, मतलब वेब डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, वहाँ पे काफ़ी फास्ट होता है अगर हम इसको यूज़ करें तो। एक बार सर्च कर लेते हैं ना, व्हाट इज़ स्क्रिप्टिंग पैराडाइम, ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चैट जीपीटी से पूछता हूँ, वेट अ सेकंड। तो देख लो, शायद मैंने लास्ट टाइम अच्छे से क्लियर नहीं किया था प्रोसीजर प्रोग्रामिंग पैराडाइम को। तो वो क्या होता है, मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि तो इसने बताया कि राइट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो मतलब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का यही आइडिया है कि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जैसे देखो क्या है ना कि इसमें स्टेप बाय, जो कंप्यूटर भी है ना, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है कोड को। ठीक है, डू स्टेप 1, देन स्टेप 2, देन स्टेप 3, ऐसा है ना। की फीचर क्या है इसका कि यूजेस फंक्शन एंड प्रोसीजर, focuses on how to do the task, programs runs line by line। ठीक है, लाइन बाई लाइन, ऊपर से नीचे तक प्रोग्राम रन होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, एक फंक्शन इन्होंने बताया है, इसमें उसका उसका काम किया है कि दो नंबर्स का सम कैलकुलेट करता है। तो ये कैसे, एक फंक्शन को हमने पहले डिफाइन किया, फिर उसको कॉल किया, देन आउटपुट दिया। तो मतलब एक प्रोसीजर है ना, उसको फॉलो कर रहा है, तो उसको प्रोसीजर प्रोग्रामिंग कहते हैं। स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग। ठीक है, पैराडाइम।
ये क्या है कि इसका सिंपल आइडिया ये है कि छोटे कोड्स के लिए और छोटे आउटपुट्स के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। मतलब काफ़ी छोटे प्रोग्राम्स के लिए, स्मॉल प्रोग्राम्स टू ऑटोमेट टास्क, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो सीधा। इसका फंक्शन फीचर ये है कि नो कॉम्प्लेक्स, कोई भी इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक सिंगल फाइल में लिखा जाता है पूरा, ठीक है। यूज फॉर ऑटोमेशन टास्क, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, इन्होंने प्रिंट करा, मतलब यूज़र से इनपुट लिया है, ठीक है। इनपुट लेके इनपुट लेके उसका नेम प्रिंट करा है, हेलो। मान लो तुम यहाँ पे हेलो करके तुमने कुछ नेम डाल दिया, हेलो रोहित, तो यहाँ पे मतलब हेलो रोहित प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बहुत छोटा सा प्रोग्राम है और कुछ भी कैलकुलेशन नहीं हुआ, मतलब जो हमने डाला वो आउटपुट आ गया। तो यही है कि इसमें कुछ ज़्यादा मतलब प्रोसेस फॉलो नहीं होता इंटरनली, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन, मतलब ऊपर वाले प्रोसेस में हो रहा था। तो इसको क्लियर कर लेना अच्छे से एक बार। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और तुम्हारा स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग है, मैंने तो डिस्कस कर लिया अपनी साइड से जितना हो सकता था। प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होता है, स्क्रिप्टिंग में हम यूज़ करते हैं छोटे प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ओके। तो इस यहाँ पे पैराडाइम को ख़त्म करते हैं, ठीक है। चारों पैराडाइम हमने पढ़ लिया। होप से तुम्हें वो बाकी तो पैराडाइम है वो अच्छे से क्लियर हो। जैसे इसके अलावा और था ना एक फंक्शनल वाला और ऊप्स वाला, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है प्रॉब्लम से रिलेटेड, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग विद कंप्यूटर्स, एक्सप्लेन डिफिकल्टीज विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मतलब ये बेसिक सा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि हम कंप्यूटर्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो तुम्हें पता है कि कंप्यूटर्स आर गुड फॉर, मतलब लॉन्ग, अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, कोई रिपीटेटिव प्रॉब्लम है जैसे कोई कैलकुलेशन है, वो क्या है कि रिपीटेटिव है, ठीक है। बार बार तुम ह्यूमंस नहीं करा सकते बड़े बड़े कैलकुलेशन, ठीक है। और कोई प्रिसाइज कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए कंप्यूटर्स बेस्ट है, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि वाई कंप्यूटर्स आर यूज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। और देखो आज तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो वो तुम्हें गेस नहीं कर सकते, मतलब तुम्हारे सॉल्यूशन को वो ऐसे ही गेस नहीं कर पाएंगे, तुम्हें बहुत क्लियरली अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम डेफिनेशन की बात होगी। और तीसरा क्या है, बिफोर कोडिंग वी मस्ट डिज़ाइन अ क्लियर एल्गोरिदम। और कोडिंग के पहले भी हमें एल्गोरिदम डिज़ाइन करना पड़ेगा। एल्गोरिदम क्या है, शायद एल्गोरिदम हमने यहाँ पे अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन एल्गोरिदम मैं बताऊँगा कि ये स्टेप बाय स्टेप एक ब्लूप्रिंट है किसी भी कोड को लिखने से पहले, कि मतलब लॉजिक क्या होने वाला है वो एल्गोरिदम में हमें दिख जाता है। मतलब कोई कोड होता है उसका मान लो कि तुम्हें किसी का पता करना है कि वो नंबर ऑड है या इवन है, तो उसका मेन लॉजिक लॉजिक क्या है कि टू से डिविजिबल होने पे वो अगर जीरो दे रहा है तो वो इवन है। तो वो उसका मेन लॉजिक है, तो वो हमें एल्गोरिदम में दिख जाता है। उसके बाद वो कोडिंग वाला पार्ट हो गया। कोडिंग वाला पार्ट वो तुम्हारे पाइथन की मतलब लैंग्वेज पे कितनी पकड़ है, सिंटेक्स पे कितनी पकड़ है, वो उस पर डिपेंड करती है। एल्गोरिदम एल्गोरिदम हमें क्या बताता है, एल्गोरिदम तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग है प्रॉब्लम को लेके, ठीक है। तभी तुम सॉल्यूशन सोच पाओगे, तो वो एल्गोरिदम तुम्हारे सॉल्यूशन को शो करता है। कोडिंग तो है ही एक सॉल्यूशन, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन है कोडिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो गया ज्ञान कि कंप्यूटर्स को क्यों यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए। और डिफ़िकल्टीज देख लो तुम एक बार इसके, जैसे ये ठीक है, चल एक्चुअल ठीक है। एल्गोरिदम और प्रोग्राम के बीच में क्या डिफरेंस है जो मैंने बताया वही है। और डिफ़िकल्टीज़ क्या आ सकती है, बहुत बेसिक बेसिक से है, तुम खुद भी पढ़ सकते हो यार। मतलब प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना नहीं, मिसिंग कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम और मेमोरी का ध्यान नहीं देना। मतलब तुम किसी प्रोग्राम को रन किए जा रहे हो, ठीक है, और उसका तुमने एंड डाला ही नहीं, मतलब कोई लूप स्टार्ट कर दिया, उसका तुमने एंड पॉइंट डाला ही नहीं, तो वो चलता रहेगा, एक बार मेमोरी क्रैश हो जाएगी और तुम्हारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है डिफ़िकल्टीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। ओवरलुकिंग एज केसेस, एम्प्टी इनपुट, मतलब
एज केसेस में क्या है, एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि मतलब तुमने इनपुट डाला ही नहीं और तुम देख रहे हो कि तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो इनपुट डालोगे तभी तो आंसर आएगा। तो ये एज केसेस के अंदर आ गया। ट्राइंग टू सॉल्व एवरीथिंग एट वंस, मतलब तुमने जो बड़ा सा प्रॉब्लम है उसको एक ही बार में सॉल्व करने की कोशिश कर लिया और तुम इसके चक्कर में इसको बिना डिकम्पोज किए, बिना छोटे प्रॉब्लम्स को में पार्ट किए हुए सॉल्व करो, तो उससे भी क्या होता है कि तुम अपनी डिफ़िकल्टीज़ को और बढ़ाओगे बस। और फिर क्या है, पुअर टेस्टिंग, मतलब तुम टेस्ट कर रहे हो। पुअर टेस्टिंग का एक अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं तुम्हें। जैसे तुम्हें कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि एक प्रोग्राम लिखो जो 5 से डिवाइड कर, मतलब यूज़र से इनपुट ले और 5 से डिवाइड करके हमें आउटपुट दे दे, ठीक है। तो ठीक है, इसमें तुम क्या करोगे, इसमें ये वाला नहीं, ठीक है। मान लो कि तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तुम्हें बोल रखा है कि तुम कैलकुलेटर लगाओ, ठीक है। तुमने कैलकुलेटर में सब कुछ डाल दिया, एडिशन का डाल दिया, सब्ट्रैक्शन का डाल दिया, लेकिन डिवीजन में अगर तुम डिवीजन का पार्ट बताओगे तो डिवीजन में एक और केस होता है कि तुम उसमें कि 0/जीरो आ जाए, तो तुम्हें उसको नोट डिफाइन करना है या तुम्हें प्रिंट करके शो करना है कि जो तुम्हारा यू कांट डिवाइड एनी नंबर बाई ज़ीरो, तुम्हें ये यूज़र को डिस्प्ले करना है। तो ये एक पुअर, मतलब ये टेस्टिंग, अगर तुमने अच्छे से प्रोग्राम नहीं लिखा होगा तो और अच्छे से टेस्ट नहीं किया होगा तो ये एक डिफ़िकल्टी आ सकती है कि तुम ये कैच तुम पकड़ नहीं पाओ और फिर तुम्हारे टीचर तुम्हारे इसके मार्क्स का कट कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो सारे नंबर्स के लिए वैलिड नहीं होगा। होप तुम्हें ये क्लियर हो रखा हो। काफ़ी लंबा एग्जांपल ले लिया, ज़रूरत नहीं थी। तो ये डिफ़िकल्टीज़ जो हैं प्रॉब्लम को नहीं समझने की, एंड एज केसेस को नहीं देखने देखने की, मिसिंग कंस्ट्रेंट, और प्रॉब्लम को बिना डिकम्पोज किए सॉल्व करने की, ये सब तुम्हें देखना है। और टेस्टिंग को भी अच्छे से करना है। ये 4-5 डिफ़िकल्टीज़ है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आती है। ओके, ठीक है। प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी बातें होगी। इसके बाद ना एक छोटी सी चीज़ है, वो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग देख लो। बहुत छोटा सा छोटी सी चीज़ है। मैं वो छोटी सी चीज़ है पाइथन के बारे में, ठीक है। वो पाइथन की जो हिस्ट्री वगैरह है वो तुम खुद भी पढ़ के समझ सकते हो कि पाइथन कब डेवलप हुआ था, किसने किया था, ठीक है। पाइथन के फीचर्स क्या है। मेन जो इम्पोर्टेंट वाला है फीचर्स ऑफ पाइथन, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। तो पाइथन क्या है, इजी टू लर्न एंड यूज़, मतलब बहुत ही इजी लैंग्वेज है। मतलब सिंपल सिंटेक्स है, मतलब इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं, मतलब प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया, तो इस इन सब से समझ रहे हो कि इसके सिंटेक्स कितने आसान है। मतलब यूजर्स को समझ आ रहा है कि इनपुट से क्या हो रहा है, प्रिंट से क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक पाइथन का ये फ़ायदा हो गया, इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। दूसरा क्या, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब जो इसके जो कोड्स हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तीसरा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म मतलब ये मैक पे भी चलता है, विंडोज़ पे भी चलता है, सब लिनक्स पे भी चलता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि खाली विंडोज़ के लिए पाइथन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने पहले डिस्कस कर लिया, इसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग पैराडाइम है, ठीक है। और लास्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से हमारा ये मतलब है कि मान लो कोई प्रॉब्लम है, उसको पहले ही किसी और ने सॉल्व करके उसको सॉल्यूशन का प्रोग्राम बना के रख रखा है और तुम बस उस सॉल्यूशन को इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। तो ये लाइब्रेरी से मतलब है कि ये पाइथन बहुत क्या है, पॉपुलर लैंग्वेज है, तो इसमें बहुत बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो तुम्हारा कोई भी मतलब प्रॉब्लम है, उसके पहले से ही लाइब्रेरीज में उसके सॉल्यूशन अवेलेबल है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम के, तो उस लाइब्रेरी का यूज़ करके तुम सॉल्व कर सकते हो। सिक्स क्या है, डायनेमिकली टाइप जो लैंग्वेज है। देखो इसका अच्छा एग्जांपल मैं बता सकता हूँ। सी प्लस प्लस में जब तुम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो ना, तो उसमें तुम्हें उसका टाइप भी डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में जस्ट तुम वेरिएबल डिफाइन करो और उसके सामने उसकी वैल्यू डाल दो, इंटीजर डाल दो या स्ट्रिंग डाल दो, तो अपने आप ही उसको कंसीडर कर लेगा उसका डेटा टाइप क्या। तो ये 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। इसके अलावा भी फीचर्स तुम देख लेना कि एक फीचर और मैंने बीच में बताया था कि पाइथन का एक वन ऑफ द फीचर कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब ये मल्टीपल पैराडाइम को फॉलो करता है, जो 4 पैराडाइम हमने डिस्कस
ये भी एक अच्छा फीचर है बताने के लिए एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री वगैरह देख लेना यार, काफ़ी आसान है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जिसमें मतलब लोग कंफ्यूज होते हैं, वो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई डोंट नो मेरा पेस कैसा है, शायद थोड़ा सा फास्ट फास्ट हो रहा होगा, इसलिए कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से कम टाइम में कंप्लीट हो जाए। अगर तुम्हें फास्ट लग रहा हो तो तुम इसको थोड़ा सा स्लो करके सुन सकते हो, ठीक है। और बाकी तो तुम्हें ये नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा ही दूंगा, अपने अपने आप से भी पढ़ सकते हो, थ्योरेटिकल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं हमने अब तक क्या क्या कवर कर लिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, देखो यहाँ तक हमने पहले कर लिया था। ये टॉप डाउन और बॉटम टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम डाउन अप्रोच भी मैं अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। उससे पहले ये हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, डिवाइड एंड कंकर, सोल्यूशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच, एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मोस्टली हमने मोटा मोटा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये इसके अलावा मैंने फीचर हिस्ट्री वगैरह ये सब हमने बता दिया। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं आखिरी में कवर कर रहा हूँ, जो यहाँ तक आते आते आधे मतलब स्टूडेंट्स वीडियो छोड़ चुके होंगे, लेकिन ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड्स को समझना, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। भविष्यवाणी नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम से, ठीक है। तो एल्गोरिदम जैसे मैंने बताया था कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, इसको हम फॉलो करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द टिपिकल मीनिंग ऑफ एल्गोरिदम इज अ फॉर्मली डिफाइंड प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग सम कैलकुलेशन और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। The algorithm gives the logic of the problem, that is a step-by-step description how to arrive a solution. जैसे मैंने बताया था ना कि एक तो लॉजिक एल्गोरिदम बताता है, दूसरा बताता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कैसे करना है, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता है। देखो एल्गोरिदम है, ये कोड की तरह नहीं है, इसमें तुम अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या तुम अपने लॉजिक को बताने के लिए। ये क्यों ज़रूरी होता है? मान लो कि किसी ने तुम्हें प्रॉब्लम दी है, ठीक है, और तुम उसको सॉल्यूशन समझा रहे हो, लेकिन सामने वाले को उसको सॉल्यूशन समझ नहीं आएगा। तुमने मान लो कि कोड लिख के दे दिया, ठीक है, तो कोड सबको तो समझ नहीं आता ना, कि कोडिंग की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है एज कम्पेयर टू इंग्लिश लैंग्वेज। तो उसी को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम आया है, ठीक है। इसमें क्या है कि मतलब किसी भी नॉर्मल इंसान को भी समझ आ जाएगा कि लॉजिक क्या हो रहा है, ठीक है। से एग्जांपल लेते हैं, सीधा एग्जांपल देते हैं। राइट एल्गोरिदम टू चेक अ नंबर इवन और ऑड। तो देखो इसके लिए, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें कुछ सर्टेन स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। अगर एल्गोरिदम अगर तुम्हारे पास बोल दिया लिखने को, सबसे पहले तुम स्टार्ट पक्का लिखोगे, स्टॉप पक्का लिखोगे, ये तुम्हारा फर्स्ट काम होगा। स्टार्ट और स्टॉप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद इनपुट नंबर ए, अब कोड की तरह मत लिख लेना। हाँ, और एक और चीज़ है कि सारे स्टेप्स लिख लेना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6, ठीक है। और मैं दूसरा बता रहा था कि इसमें तुम कोड की तरह मत लिखना कि तुमने कोड लिख दिया, मतलब एक वेरिएबल ले लिया, ए इक्वल्स टू इनपुट, जैसे लिखते हो ना, ए इक्वल्स टू इनपुट, इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ये मत लिख देना भाई, ये गलती मत कर देना, क्योंकि वो एल्गोरिदम कंसीडर नहीं होगा, और तुम अगर ये मैंने देख लिया तो शायद तुम्हारा गलत भी कर देना। तो देखो इसमें क्या है, ऑड और इवन का है ना। तो इसमें हमने पहले स्टार्ट किया, जो पहला स्टेप है। दूसरा क्या है कि इनपुट नंबर एज ए लिख सकते हो, या डायरेक्टली इनपुट नंबर ए लिख सकते हो। चेक इफ़ ए परसेंटाइल टू इक्वल्स टू ज़ीरो। देखो कोड में तो डबल इक्वल्स टू लगाते हैं, ठीक है, लेकिन जो एल्गोरिदम है इसमें सिंगल इक्वल्स टू लगाओ, तो अंडरस्टैंडेबल है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इफ़ अगर यस होगा तो इवन होगा, और अगर यस नहीं, मतलब इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं है, तो वो ऑड होगा। तो ये देखो, ये लॉजिक वाला पार्ट हो गया, लॉजिक हमने समझा दिया, और ये वाली चीज़ किसी भी बंदे को समझ आ जाएगी, तो इसलिए हम एल्गोरिदम लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखो, एल्गोरिदम टू फाइंड अ, दूसरा एग्जांपल है, ये दो एग्जांपल डिस्कस करूंगा, उसके बाद तुम अपने आप से, कि मैं रिकमेंड करूंगा कि 4-5 एल्गोरिदम तो लिखो यार, ताकि तुम्हारा कम से कम मतलब जो नॉर्मल कोड है उससे शिफ्ट होके तुम्हें सोच सको कि एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुद मिस्टेक की है
कि एल्गोरिदम पूछ रखा है और मैंने जो कोड्स के मतलब कोडिंग वाली लाइन लिख रखी है, ठीक है, मतलब मैंने लूप चला रखा है एल्गोरिदम में, तो वो गलत है। जैसे देखो, मिसाल एग्जांपल में तुम लूप नहीं चला सकते, लेकिन उसकी जगह वैसा ही कुछ लिख सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट किया, सारे स्टेप्स लिख दिया और स्टॉप लिख दिया। इनपुट करने के लिए इनपुट नंबर एन लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे हम वेरिएबल डिफाइन करते थे तो उसके लिए फैक्ट इक्वल्स टू 1 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ये सेट भी तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा। ये सब कीवर्ड्स है एल्गोरिदम डिफाइन करते समय जो तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो, अब मैंने लूप का जैसे एग्जांपल बताया था, यहाँ पे लूप चलाने की बारी आ गई है, लेकिन लूप की जगह यहाँ पे फोर की जगह क्या लिखा है, रिपीट फ्रॉम आई इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। हमें मतलब लूप चलाया है हमने, लेकिन यहाँ पे लूप की जगह हमने रिपीट यूज़ किया। और जैसे हम चला रहे हैं तो उस टाइम हम फैक्ट को अपडेट भी कर रहे हैं। जो हमने फैक्ट डिफाइन किया था ना, फैक्ट इंटू आई, मतलब मान लो कि हमने इनपुट 5 ले लिया, ठीक है, और आई को हम 1 से 5 तक चलाएंगे, ठीक है। तो पहले 1 1 into 1 आएगा, फिर 1 into 2 होगा, फिर ऐसे अपडेट होता जाएगा ना, 2 into 3, फिर आखिर में फैक्ट को हमने प्रिंट कर दिया, फिर उसको स्टॉप कर दिया। तो ये एक सिंपल एग्जांपल था फैक्टोरियल का। नीचे और भी एग्जांपल है, लार्जेस्ट ऑफ टू एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये सब देख लेना तुम एक बार, सिंपल ही आएंगे मोस्टली। और कुछ डिफिकल्ट आ गया तो संभाल लेना यार। तो एल्गोरिदम हो गया। एल्गोरिदम के बाद एक और चीज़ आती है, सूडो कोड। भाई इसमें भी मेरे को खूब खूब कन्फ्यूज़न होगी। एल्गोरिदम मुझे समझ आ गया कि ठीक है, ये हम उनके लिए यूज़ कर रहे हैं जिनको समझ नहीं आता। अब सूडो कोड क्या है? अब हम मुझे तो बस कोड लिखना आता है, मुझे कोडिंग सिंटेक्स आता है, अब मुझे सूडो कोड वगैरह इसका भी नहीं आता। देखो सूडो कोड किया, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सूडो कोड एग्जैक्ट कोड नहीं है, एक कोड से बहुत ही सिमिलर सा है, मतलब कोड के बहुत ही क्लोज है, लेकिन कोड भी नहीं है। मतलब तुमने एक कोड लिखा है, उसमें तुम्हारा लॉजिक भी डिफाइंड हो रखा है, लॉजिक भी पता चल रहा है, लेकिन तुमने प्रॉपर इंटेंटेशन वगैरह उसमें फॉलो नहीं किया, प्रॉपर सिंटेक्स भी उसमें फॉलो नहीं की, तो उसको सूडो कोड बोल सकते हो। तो सूडो कोड है, तुम ये अपने लिए लिख सकते हो सूडो कोड। ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी को समझाने के लिए सूडो कोड लिखो, क्योंकि किसी को समझाने के लिए तो तुम एल्गोरिथम लिख रहे हो, है ना। सूडो कोड तुम अपने लिए ही लिख रहे हो कि मतलब मैं जब कोड लिखूंगा तो मुझे ऐसे फॉलो करना है स्टेप्स, तो उसके लिए सूडो कोड यूज़ होता है। मुझे पता है ये भी मतलब एक तरीके का सरदर्दी है, इसमें भी तुम्हें मतलब सोचना पड़ेगा कैसे मैं कोड से अलग लिखूँ सूडो कोड। ये सब चीज़ें मतलब मुझे बहुत परेशान करती है। देखो, सूडो कोड इज़ अ कॉम्पैक्ट एंड इनफॉर्मल हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिदम दैट यूजेस द स्ट्रक्चर एंड कन्वेंशन। मतलब एल्गोरिदम का कॉम्पैक्ट फॉर्म है सूडो कोड। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ठीक है। एग्जांपल क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखो इसमें जैसे स्टार्ट और एंड करते थे ना तुम, तो यहाँ पे तुम एक बार बिगिन कर देना, एंड कर देना, ये तो मैंने नोटिस किया, ठीक है, सूडो कोड में। और इनपुट जैसे तुम उसमें बड़ा लिखते थे, इनपुट नंबर एज एन, तो इस यहाँ पे सीधा इनपुट एन लिख दिया, ठीक है। मतलब इसको कॉम्पैक्ट करके लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, अगर बड़ा हुआ तो एल्गोरिदम हो जाएगा। और तुमने सिंटेक्स और सब कुछ अच्छे से फॉलो कर दिया तो वो कोड हो जाएगा, तो तुम्हें बीच का लिखना है। और सेट तो हमने वहाँ पे भी यूज़ किया था, जैसे सेट हमने यूज़ किया था वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने 4 यूज़ कर लिया, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने रिपीट किया था ना, तो यहाँ पे 4 यूज़ कर लिया। यही सब तुम्हें सीखना है कि सूडो कोड में कौन कौन से कीवर्ड्स तुम यूज़ कर सकते हो। फॉर I to N, I to N, देखो अब देखो हमने I to N किया है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट हमने कोड भी फॉलो नहीं किया है ना, एल्गोरिथम फॉलो किया है, इसमें अलग ही चीज़ फॉलो की है, डू सम इक्वल्स टू सम प्लस है। फिर उसको एंड, लूप को एंड करने के लिए एंड फोर लिखा है, ठीक है। हमने एल्गोरिदम को कोई हमने नहीं डिफाइन किया था कि लूप को एंड करना, इनफैक्ट वहाँ पे लूप डिफाइन ही नहीं किया था एल्गोरिदम में, हमने बस रिपीट किया था। और फिर आखिर में प्रिंट सम करके एंड कर दिया। ये एक एग्जांपल हो गया, और भी तुम्हें एग्जांपल्स मैं दिखा सकता हूँ, तुम खुद ही चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे एग्जांपल्स दे भाई, मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो वो तुम्हें दे देगा एल्गोरिदम की। टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा तुम्हारा? जैसे ये फैक्टोरियल का एक एल्गोरिज्म एल्गोरिज्म है इसका, नहीं नहीं, फिर कुछ और ही है। एक सेकंड,
जैसे ये देखो, ये थोड़ा सा एक और सूडो कोड है, किस लिए कि प्राइम नंबर्स को चेक करने के लिए। तो देखो कैसे लिखा है इसमें। सबसे पहले बिगिन लिख दिया, एंड लिख दिया, और तुम देख सकते हो कि चैट जीपीटी ने हमें थोड़ा सा इंडेंटेशन भी दिया है कि तुम इसमें थोड़ा सा इंडेंटेशन का भी ध्यान रखो। अब इनपुट, सबसे पहले इनपुट हमने यूजर से इनपुट ले लिया कि तुम नंबर दो, हम चेक करते हैं कि ये प्राइम है कि नहीं, ठीक है। अब इनपुट ले लिया, उसके बाद हमने चेक किया कि एन से छोटा, मतलब ये नंबर एन, एन जो है वो वन से छोटा है कि नहीं। अगर वन से छोटा है, वन से छोटा कौन सा नंबर हो गया, मतलब नेगेटिव को यहाँ पे शायद कंसीडर नहीं किया है। वन से छोटा तो एक ही नंबर है, ज़ीरो है, ठीक है ना। यहाँ पे आई गेस नेगेटिव नंबर्स को कंसीडर नहीं किया हमने, क्योंकि नेगेटिव में प्राइम, शायद पॉजिटिव नंबर के लिए ही प्राइम डिफाइंड होता है। एक बार चेक करके बताना कि प्राइम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए होते हैं कि नहीं। तो ये शायद जीरो जीरो के लिए, ये वाला लाइन ऑफ जो कोड है वो ज़ीरो के लिए डाल रखा है, कि मतलब अगर ज़ीरो डाल दिए तो उसको हमें प्रिंट करके दिखाना है कि ज़ीरो इज़ नॉट प्राइम। उसके अलावा अगर नंबर, मान लो कि हमने यूज़र को डाल दिया, सिक्स डाल दिया, तो वो चेक करेगा कि हमने अब लूप चला दिया कि और टू से लेकर एन माइनस वन। मतलब लूप में ऐसा ही होता है ना कि मतलब अगर तुम लूप का तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा, मान लो तुम्हें टू से लेकर सिक्स तक लूप चलाना है। तो हाँ, तो मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था, जैसे तुम लूप फोर लूप चलाते हो ना, तो तुमने लिखा भले ही हो जीरो से आठ तक को, जीरो से एट तक को रेंज में लिखा हो, ठीक है। लेकिन जो कंसीडर करता है वो एट से छोटा वाला कंसीडर करता है, मतलब वो जीरो टू सेवन तक का ही कंसीडर करता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है ना सारे आइस को, तो वन से लेकर सेवन तक ही प्रिंट हो रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल था चैट जीपीटी का, एक सेकेंड, हाँ मैं यही समझा रहा था कि आई इसने टू से स्टार्ट किया और एन माइनस वन तक लेके गया, मतलब सिक्स जो हमने एग्जांपल लिया था उसको ये फाइव तक लेके गया है। एन माइनस वन, एन प्लस वन होना चाहिए ना लॉजिक के हिसाब से। ओके, ठीक है। सोचो तुम यहाँ पे एन माइनस वन होना चाहिए था कि एन प्लस वन होना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो एन प्लस वन होना चाहिए था, क्योंकि एक छोटा लेके जाता है ना ये, तो एन प्लस वन ज़्यादा करेक्ट होना चाहिए। इफ़ एन मॉडुलस आई, मतलब एन डिवाइडेड बाई आई इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो वो प्राइम नहीं है। मतलब वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, सिक्स, मतलब सिक्स, सिक्स को मान लो कि टू से डिवाइड हो गया, तो वो प्राइम नहीं है ना। तो इसी टाइम ये स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद ये तुम सारे इफ़ को भी एंड इफ इन्होंने लिख रखा है, एंड फोर लिख रखा है। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल है, मैं सिंपल यही बोलूँगा कि ऐसा एग्जांपल ना ही आए कि सूडो कोड लिखो इसके लिए। सीधा कोड लिखने के लिए बोल दो, वो तुम आसानी से लिख लोगे, लेकिन ये सूडो कोड का तुमसे नहीं हो पाएगा, मुझे पता है ना मुझसे हो पाएगा। तो ये ऐसे एग्जांपल्स है सूडो कोड के। फिर भी तुम प्रैक्टिस करना कि तुम थोड़ा सा इस वे में लिख सको तो नंबर थोड़े से मिल जाए। इसलिए यही सब देखते हुए मैंने फर्स्ट यूनिट डिस्कस किया, वरना मेरा कोई मन नहीं था फर्स्ट यूनिट डिस्कस करने का। कि ये सब चीज़ें देखते हुए मेरा दिमाग ख़राब हो गया, भाई ये क्या है, तो कर ही नहीं पाएंगे अगर एग्ज़ाम में आगे। तो उसको टैकल करने के लिए मैंने सोचा कि डिस्कशन कर लेते फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, और सिलेबस खोलते हैं। फ्लो चार्ट नहीं किया, एल्गोरिदम कर लिया, सूडो कोड कर लिया। फ्लो चार्ट का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फ्लो चार्ट तुम्हें भी पता है क्या है, तुम सबने पढ़ रखा है। मतलब फ्लो चार्ट ये है कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है प्रॉब्लम को, मतलब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। जैसे तुम ये सारे कोड्स है ना, कोड्स के अलावा भी तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि तुम फ्लो चार्ट बना के सॉल्व करके तुम अपना लॉजिक दिखाओ। तो फ्लो चार्ट का भी एक अपना ही डीमेरिट है, और उसको फ्लो चार्ट का बनाने का भी एक अपना तरीका है। दोनों ही देख लो, इम्पोर्टेंट है। फ्लो चार्ट बनाते कैसे, जैसे देखो, तुम्हें अगर स्टार्ट करना तो तुम्हें ये ओवल वाले रेक्टेंगल यूज़ करना पड़ेगा, और तुम्हें कुछ इनपुट वगैरह लेना है, इनपुट या आउटपुट देना है, तो ये पैरेललोग्राम वाले कोऑर्डिनेटर्स, मतलब जो भी है ये यूज़ करने पड़ेंगे उसका। और ये अगर तुम्हें कुछ प्रोसेस दिखाना हो, तो प्रोसेस तुम्हें रेक्टेंगल से शो करना पड़ेगा, और एक डिसीजन वाला भी होता है, वो तुम्हें डायमंड से शो करना पड़ेगा। जैसे ये एग्जांपल देख लो, फ्लो चार्ट टू फाइंड लार्जर ऑफ टू नंबर, मतलब तुम्हें
क्वेश्चन में दे रखा है कि तुम एक फ्लो चार्ट बनाओ जिसमें दोनों नंबर में से बड़ा कौन है ये पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि स्टार्ट के लिए तुम्हें ऐसे ये ओवल वाला बनाना पड़ेगा, स्टार्ट और एंड के लिए ये दोनों ओवर के लिए। इनपुट के लिए तुम्हें ये पैरेललोग्राम टाइप का बनाना पड़ेगा, गेट फर्स्ट नंबर एंड गेट सेकंड नंबर। और डिसीजन मेकिंग के लिए मैंने बोला था डायमंड बनाना पड़ेगा। क्यों डिसीजन मेकिंग के लिए? क्योंकि तुम्हारे पास इसके दो ही सोल्यूशन, दो ही आंसर्स हो सकते हैं, या तो यस हो जाएगा या तो नो होगा। अगर यस है तो मतलब ए वाला नंबर बड़ा है, अगर नो है तो मतलब बी वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। और इसको ऐसे एंड, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तुम इसको आप देखो, लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर था, ये लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर वाला एग्जांपल है। इसको भी शॉर्ट में डिस्कस कर ही लेते, इतना कर लिया था। स्टार्ट किया और इन्होंने तीन रेक्टेंगल लेने की जगह एक ही रेक्टेंगल में रीड ए बी सी कर लिया, ठीक है। अब इसमें पहला डिसीजन बॉक्स क्या है कि अगर ए बड़ा है बी से, इफ़ यस अगर सही है और ए सी से भी बड़ा है तो प्रिंट कर दो कि ए सबसे बड़ा है। मान लो कि यही वाला गलत हो गया कि ये जो है छोटा है बी से, ये छोटा है बी से। और दूसरा हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि जो बी है वो सी से बड़ा है कि नहीं, और ये सही हो गया तो प्रिंट बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया। अगर ये सही नहीं हुआ तो सी सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। इस वाले केस में भी यही है कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा है लेकिन ए से भी बड़ा सी है तो प्रिंट सी इज ग्रेटेस्ट। तो ये फ्लो चार्ट बनाने का तरीका हो गया एक सिंपल सा, ये तुम कर लोगे। फ्लो चार्ट कंपेरेटिवली मैं बोलूँगा कि सूडो कोड और एल्गोरिदम से ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा कुछ कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने। तो एक बार देख लेते हैं और कुछ रह गया हो तुम्हारे लिए। हमने एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड्स सब डिस्कस कर लिया, ये हिस्ट्री वगैरह सब डिस्कस कर लिया। एक चीज़ रह गई है, एक पहला ही क्वेश्चन है इसमें तुम्हारा क्वेश्चन बैंक में, उसको मैंने ले रखा है। एक्सप्लेन एंड कंपेयर द अप्रोच फॉर डिज़ाइनिंग एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के अप्रोच बता रखे हैं। तो देखो इसका जो सोल्यूशन है मैम ने क्या दे रखा है, वही मैंने नोट्स में भी डाला है। देखो एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के यहाँ पे है सॉल्यूशन, सॉरी सॉरी, दो दो अप्रोच होते हैं। एक टॉप डाउन अप्रोच होता है और दूसरा एक बॉटम अप अप्रोच होता है, ठीक है। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या करते हैं कि हमारे पास जब एक मेन बिग प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मॉड्यूल से मतलब मेरा फंक्शन ले लो, ठीक है, फंक्शन ही ले लो, ज़्यादा समझने के लिए आसान होगा। इन दिस अप्रोच ईच मॉड्यूल, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको फर्दर सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यही है एक टॉप डाउन अप्रोच है कि तुम्हारे पास बड़ा प्रॉब्लम है उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करना। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि तुम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना वो तुम छोटे स्टेप से स्टार्ट करते हो, छोटे और इजी स्टेप से स्टार्ट करते हो, वो बाद में उसको क्लब करके जो तुम्हारा बड़ा सोल्यूशन है उसकी तरफ लेके जाते हो, ठीक है। तो यही डिफरेंस है टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच। ये तुम्हें पहले से मतलब सुना सुना सा लग रहा होगा क्योंकि मैंने पीछे भी ये चीज़ डिस्कस की होगी, अगर तुमने ध्यान से सुना होगा तो इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लो एक बार। दी बॉटम अप अप्रोच इज द रिवर्स ऑफ द टॉप डाउन। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ये रिवर्स है। और इसमें क्या करते हैं हम कि छोटे प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, मतलब ईजियर प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और बड़े प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं। हियर वी स्टार्ट बाय डिजाइनिंग स्मॉल एंड बेसिक मॉड्यूल फर्स्ट। मॉड्यूल से मतलब मेरा यहाँ पे फंक्शन ही है। दिस स्मॉल मॉड्यूल्स आर देन combined to form larger module, and finally all modules are combined to create a complete algorithm. तो यहाँ पे हमारा टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच ख़त्म होता हुआ। उसके इसको एंड करने से पहले मैं तुम्हें एक टेबल भी दिखा देता हूँ, एक अच्छा सा टेबल मैंने देखा था, तुम भी उसको रेफ़र कर लेता है एक बार। इतने डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं लेकिन आई डोंट थिंक डिस्कशन इतना ज़रूरी है कि इसमें मेरा भी फ़ायदा हो रहा है तुम्हारा भी हो रहा है, तो या डिस्कशन तो बनता है। और हाँ ये वाला देखो, इस टेबल की बात कर रहा था मैं कि देखो टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच की दोनों का मतलब की जो डिफरेंस है उसमें दे रखा है। बेसिक आइडिया क्या है कि कंप्लीट प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, ये टॉप डाउन अप्रोच का है। ये और बॉटम अप अप्रोच का क्या है कि हम बेसिक मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है वही इंपॉर्टेंट है, वो देख लो।
मॉड्यूल डेवलपमेंट में क्या है, हाई लेवल मॉड्यूल्स आर डिजाइन फर्स्ट, इसमें लो लेवल मॉड्यूल्स आर डिजाइन फर्स्ट। फोकस क्या है, कंट्रोल फ्लो एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर। इसका फोकस क्या है, डाटा फंक्शनैलिटी एंड इंफॉर्मेशनल हाइडिंग। मतलब बॉटम अप अप्रोच में क्या है ना, तुम अपने इंफॉर्मेशन को हाइड करना चाहोगे। और टॉप डाउन अप्रोच में क्या है कि तुम्हारा ओवरऑल कंट्रोल फ्लो कैसा है, कैसे चल रहा है। ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये ज़्यादा आसान है क्योंकि तुम स्टार्टिंग से मतलब ब्रेक करते हुए जा रहे हो ना प्रॉब्लम को, तो तुम्हें आसानी से समझ आएगा। लेकिन ये तुम अलग अलग स्मॉल मतलब ईजियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए तुम बिग प्रॉब्लम्स को जाओगे, तो एक बिग पिक्चर को एज्यूम करना स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है। तो ये बॉटम अप अप्रोच में ये डिफ़िकल्टी है, मतलब जो इसका बिग पिक्चर है वो लेटर क्लियर होता है। डिबगिंग में ये आसान है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। रीयूजेबिलिटी में सब पढ़ लेना थोड़ा सा, इतना इम्पोर्टेंट, इतना भी डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ लेना बस, टेंशन है ना यार। तो देखो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, 51 मिनट की, आई डोंट नो कोई देखेगा भी इतना। लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा कि ये जितना भी मैंने रिसोर्सेज को कंपाइल किया है वो मैं दे दूंगा। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, सिलेबस तो पूरा कवर कर ही लिया। क्वेश्चन बैंक भी जो था फर्स्ट यूनिट का, हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। फर्स्ट क्वेश्चन जो भी देखोगे फ्लो चार्ट से रिलेटेड है। एक दो क्वेश्चन हैं जैसे इसमें एल्गोरिदम ऑफ सूडो कोड बनाने का, ये तुम लिख के और बना के खुद देखना, तब तुम्हें आइडिया लगेगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा मैंने सब एक बार तुम्हें समझाने की कोशिश की है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।